हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर। नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत ही वेटेज लगता है, एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है? कैश का फ्लो, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, कब? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी पूरे अकाउंटिंग पीरियड में ये कैश का फ्लो शो करता है। किससे? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज क्या होती है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, नहीं एज पर AS3। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो इट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? या तो डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें कहां मिलेगा? CA इंटर में। हम क्या देख रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 years एंड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो? तो इसका मतलब क्या होता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सर यहाँ कैश का मतलब क्या है? तो कैश का मतलब क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी 3 months और लेस है, जैसे कि लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और यहाँ पर रिस्क भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। नाउ एक नोट है कि अगर मान लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की आइटम के बीच में मूवमेंट होगी तो उसे कैश फ्लो बोलेंगे? उसे हम कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। मूवमेंट बिटवीन द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट ट्रीटेड एज कैश फ्लो लाइक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो उससे क्या हो जाएगा? बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो ये कोई कैश वैश आया नहीं, तो इसको हम कैश फ्लो ट्रीट नहीं करते बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। हम कैश फ्लो को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपको याद होगा कि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इन 3 एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है? तो इट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी। अब सर ये क्या होती है? तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है उससे उसको जो भी कैश फ्लो हो रहा है वो कहां पर आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और साथ में अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी कहां पर आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो हमने पढ़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब इट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी एंड other activity that are not investing or financing activity. Now principal revenue producing activity मतलब business activities being carried to earn profit। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मार्केट में 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है फाइनेंस कंपनी, एक होती है नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी की क्या होगी अपनी एक्टिविटी? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरीज पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एक्सेट्रा। लेकिन कंपनी कौन सी है? फाइनेंसिंग कंपनी। उसका मेन काम क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसके लिए फॉर ट्रेडिंग, गिविंग एंड टेकिंग लोन। तो ये क्या बन जाएगी? इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ सेकंड क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें क्या आता है? हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल परचेज करते तो कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब मैंने कोई मशीन परचेज करी, मैंने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, मैंने पेटेंट राइट ऑफ कर दिए, है ना? तो राइट ऑफ कर दिए वो यहां नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं पेटेंट सेल कर दिए तो वो यहां पर आएगा। एंड सेकंड क्या आएगा? सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, यानी एक तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो उसका सेल एंड परचेज वो कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और साथ में से जो क्या मिलेगा आपको? रिटर्न। क्या मिलेगा? रिटर्न। वो भी कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ हमारा थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इट इंक्लूड्स
चेंज इन ओनर्स कैपिटल यानी बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर मान लो कंपनी मनी रेज कर रही है बाय इशू ऑफ शेयर, तो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज, तो कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। कल कंपनी अगर उस कैपिटल को वापस करेगी तो वो भी कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपनी जो चेंज दिखा रही है ओनर्स कैपिटल में, वो किसके साथ आएगा, विद सिक्योरिटी प्रीमियम एंड नेट ऑफ डिस्काउंट। नाउ सेकंड आता है चेंज इन बोरिंग्स। चेंज इन बोरिंग, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो कंपनी बोरिंग कर रही है, बोरिंग रेस करी, बोरिंग्स की रीपेमेंट करी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट करी, वो सब कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और साथ में क्या आएगी, इट्स कॉस्ट। जैसे कि अगर मान लो कंपनी रेस कर रही है कैपिटल, तो कंपनी कैपिटल पे क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। कंपनी ने क्या करी, बोरिंग्स, उस पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, बोरिंग्स। ये सब क्या है, मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। पहला क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू डिबेंचर, डिबेंचर्स जैसे शेयर्स पे कन्वर्ट होंगे या शेयर डिबेंचर पे कन्वर्ट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कोई कैश का इनफ्लो होगा, इन आउटफ्लो होगा, इशू ऑफ बोनस शेयर। तो दीज ऑल आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब ऐसे इनकम एंड एक्सपेंसेस जो डू नॉट टेक प्लेस रेगुलरली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर बात करते हैं किसकी, ऑपरेटिंग की, तो इसमें एग्जांपल क्या बनेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एटसेट्रा। अगर बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ क्या बनेगा, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एटसेट्रा। एंड बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग की। अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉन फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस कंपनी दोनों के लिए क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक वर्किंग नोट, जहां पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की है NPBTEI। इसका आगे जाके यूज होगा, अपने नोट्स पे यूज करेंगे हम इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट या तो क्या होगा, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कवर करेंगे अपने नेक्स्ट शॉर्ट के अंदर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो गिवन क्या है मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मुझे पहुंचना कहां पर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ क्या करेंगे, लेस करेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे हम ऐड करेंगे। क्यों, पहले समझते ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखवाया इसका कि 1/4/24 से 31 मार्च 25 ये मेरा करंट ईयर है। इस करंट ईयर के एंड में क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स लायबिलिटी। और बिकॉज को अभी तो पे नहीं करना, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, प्रोविजन। फिर हम आएंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो अप टू 30 सितंबर, आप सबको पता है हमें क्या फाइल करनी होती है, ITR, कौन से, अपने करंट ईयर की, और सब में क्या पे करना होगा, टैक्स। तो पॉइंट ये है कि करंट ईयर में हमने जो प्रोविजन बनाई, क्या इससे मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है, नहीं। अगर बात करते हैं, ये है नेट प्रॉफिट, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन मुझे पहुंचना कहां पे, बिफोर, इसे क्या कर देंगे, ऐड बैक। तो मैंने ऐड क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई होगी उस पर टैक्स करंट ईयर में पे करा होगा आइटर फाइल करके। तो होगा क्या, जो करंट ईयर में मैंने प्रोविजन बनाई है इसको हम करेंगे ऐड, कहां पर, टॉप पे, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और जो हमने करंट ईयर में टैक्स पे किया है उसे क्या करेंगे, डिडक्ट, कहां पे, बॉटम में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में देखेंगे। सेकंड क्या होगा, हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस इन SPL। मुझे पहुंचना कहां पर है, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेंस डेबिट किया होगा, उससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, मुझे पहुंचना कहां पर है, बिफोर से कर देंगे हम, ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो मुझे रिफंड हो गया इनकम टैक्स, तो उससे मेरी क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, हो गया, इनकम बढ़ गई होगी, मुझे क्या चाहिए, बिफोर, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो मेरी क्या हुई थी, इनकम, उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया हो गया, मुझे क्या चाहिए, बिफोर, तो क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। इन सो की बात एक
कि अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है मुझे पहुंचना कहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो दो चीज ऐड करेंगे, दो चीज लेस करेंगे। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस इन एसपीएल, और लेस क्या करेंगे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू एसपीएल। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मुझे गिवन है सरप्लस और मुझे पहुंचना कहां पर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, और ये गिवन कहां पे होगा, बैलेंस शीट के अंदर। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले करेंगे डिविडेंड, फाइनल या प्रपोज्ड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये क्या होता है, जो देखते हैं भाई, 1/4/24 से 31/25 ये मेरा करंट ईयर है, और हमें पता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिविडेंड प्रपोज करते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर में अप टू 30 सितंबर एजीएम कॉल की जाती है, और उसमें शेयर होल्डर तो क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसी प्रकार जो प्रीवियस ईयर का होगा वो करंट ईयर में एजीएम कॉल करी होगी, और शेयर होल्डर ने अप्रूव या रिजेक्ट किया होगा। अगर अप्रूव कर दिया तो ये डिविडेंड पेड हुआ कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे कहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर जब मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन ऑपरेटिंग कैश कम नहीं हो, तो क्या कर देंगे, ऐड बैक, क्या कर देंगे, ऐड बैक। और साथ में ये क्या है, आउटफ्लो किसका, फाइनेंशियल एक्टिविटी का, तो क्या कर देंगे इसको हम माइनस, कहां से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में एज आउटफ्लो। और मेन बात कि जो प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, हमने पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर, नो इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ करंट ईयर में डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में से शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, करंट ईयर में कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही अप्रूव और क्या करते हैं, प्रपोज कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। और वही बात कि इससे प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन ऑपरेटिंग कैश कम नहीं हुआ, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। ये एक मेन पॉइंट ये है कि ये डिविडेंड किसके ऊपर है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो जब इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करते हैं तो हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर को साथ में पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व। वही बात आता है कि रिजर्व में मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट से क्या हो गया, कम, ये कैश फ्लो का इफेक्ट पड़ा, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और बाकी दो आइटम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिट एज एक्सपेंस, इसे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और लेस ये भी हमसे कवर कर चुके हैं। यानी मेन पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस से कहां पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इन आइटम को हम करेंगे ऐड, इन हम करेंगे लेस। तो इस प्रकार हमारा क्या खत्म हुआ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कॉन्सेप्ट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में से कवर कर लिया है। इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स, किसकी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर नॉन कैश आइटम मतलब वो आइटम से कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐसी आइटम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, या तो वो फाइनेंसिंग होगी या वो इन्वेस्टिंग होगी। तो इसमें ऐड क्या करेंगे, वो एक्टिविटी जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम, लेकिन मेरा कैश कम नहीं हुआ ऑपरेटिंग का, या कम किसका हुआ, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का, उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक। जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुडविल या पेटेंट्स, एमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होना चाहिए तो इसको यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देन लेस क्या करेंगे, वो इनकम्स यानी वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन साथ में इंक्रीमेंट किसमें हुआ होगा, या तो इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में, इसे क्या कर देंगे, लेस। तो लेस क्या किया मैंने, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसे क्या कर देंगे, लेस। और जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसमें क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट्स, किसकी, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कैसे, इंडिविजुअली, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, डिक्रीज, तो उसे क्या कर देंगे, ऐड। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो गए, इंक्रीज, उसे क्या कर देंगे, ऐड।
ऐसे क्या करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये भी कैसे आएगा, इंडिविजुअली यानी अलग अलग। फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गई, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लेस कर देंगे। अगर मान लो इन्वेंटरीज क्या हो गई, इंक्रीज, तो क्या कर देंगे उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, कोई दिक्कत। देन हम आगे बढ़ेंगे और क्या आएगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और मैंने आपको बताया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, की जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होता है उसे वहां पे करते हैं ऐड, लेकिन जो क्या होता है इनकम टैक्स पेड उसे यहाँ करते हैं लेस। कहां से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया इनकम टैक्स पेड। लेकिन मान लो कोई टैक्स रिफंड आ गया हो तो टैक्स पेड क्या हो जाएगा, कम, उसे यहाँ से कर देंगे एडजस्ट। और रिजल्टिव वैल्यू क्या बोलेंगे, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट तो क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट किसकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। अगर वो इनकम है तो उसे ऐड कर देंगे, अगर वो एक्सपेंस है उसे लेस कर देंगे। एंड जो आएगा अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, उसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस प्रकार हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ ओवर। पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन आइटम से इनफ्लो होता है पहले हम उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि मान लो मैंने कोई मशीन सेल करी तो वो यहाँ पर आएगा क्योंकि उससे पैसा आया होगा, इनफ्लो है। इसी प्रकार प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मैंने पेटेंट सेल ऑफ करे तो उससे पैसा आएगा, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद रखना इन्वेस्टमेंट कौन सी, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारी इन्वेस्टमेंट अगर मैंने क्या करी है सेल, उनसे जो क्या आएगा पैसा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर साथ में बताया था कि अगर कोई इसकी क्या होगा, रिलेटेड रिटर्न्स जैसे कि रेंट रिसिप्ट, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, बट किसके लिए, फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज ओनली। ये सब क्या है, इनफ्लो, इसलिए सब पॉजिटिव साइन में है और नेट अमाउंट कहाँ आ गया, बाहर आ गया। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैंने कोई मशीन परचेज करी, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, उसमें जो मैंने पेमेंट करी है उसको यहाँ से कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार अगर मैंने कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज करी है उसकी पेमेंट जो मैंने करी उसको भी यहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर मैंने कोई मशीनरी क्रेडिट पे परचेज करी है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी तो पेमेंट करी होगी नहीं करी होगी, उसको भी यहाँ कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा। और फिर जो नेट अमाउंट निकल कर आएगा, अगर वो अमाउंट क्या है पॉजिटिव, तो उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर वो क्या है नेगेटिव, उसे बोलेंगे कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब पॉइंट ये है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें परचेज या सेल गिवन नहीं होता, तो एक नोट लिखवा दिया मैंने, इन केस अमाउंट ऑफ परचेज या सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स, हम पहले क्या बोलते थे, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, या गेन या लॉस ऑन फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, या डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर ये सब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज डिटरमाइंड कैसे, बाय प्रिपेयरिंग फिक्स्ड अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इस प्रकार हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हुआ, ओवर। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनफ्लोज हैं पहले वो आएंगे, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बट ये कैसे आएगा, नेट ऑफ डिस्काउंट। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करे हैं तो डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद। देन आएगा अगर हमने शेयर्स और डिबेंचर किस पे इशू किए थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, तो उसमें जो क्या हुआ, प्रीमियम रिसीव, फिर वो आएगा किस फॉर्म में, रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर। फिर अगर मान लो हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर रखी है, उससे भी पैसा आएगा, फिर वो आएगा। फिर क्या आएंगी, पेमेंट, जैसे पेमेंट किसी करी हमने, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। और अगर रिडेम्पशन पे हमने क्या पे करा है, प्रीमियम, तो क्या आएगा, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर इक्विटी शेयर क्या होते हैं, बायबैक, उनकी जो क्या होती है पेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर वो आएगा। फिर आपको पता है कि शेयर्स पे हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड, दो तरह के होते हैं, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड दोनों पे आएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। देन क्या आएगा, हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, हमने बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे किया, ये सब हमारे क्या है, आउटफ्लोज, मैंने इसको नेगेटिव साइन में शो कर रखा है। फिर हम जो हमारा पॉजिटिव का नेट और नेगेटिव का नेट, इन दोनों को प्लस माइनस करके अगर मेरा आंसर किसमें आता है पॉजिटिव, तो उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अगर किसमें आता है नेगेटिव, से बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस, पहला ये बताओ, अगर हमने इशू करे हैं डिबेंचर्स या शेयर्स,
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या वो यहाँ पर आएगा। अगर हमने बोनस शेयर इश्यू करे हैं तो वो यहाँ पर आएगा। और अगर शेयर्स का कन्वर्जन हुआ है किसमें, डिबेंचर्स में, या डिबेंचर कन्वर्ट हुए न्यू डिबेंचर में, तो क्या वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम कब प्रिपेयर करते हैं, ईयर के एंड में, तो आएगा फॉर द ईयर एंडेड और डेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। स्टार्ट कहां से करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका अमाउंट कैसे करते हैं कैलकुलेट, इसके लिए हम क्या रेफर करेंगे, डे 8 टू डे 10 की शॉर्ट्स। फिर निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका अमाउंट अगर कैसे करना है कैलकुलेट, तो क्या रेफर कर सकते हो आप, डे 11 की शॉर्ट। देन निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका अमाउंट कैसे करना है कैलकुलेट, आप रेफर कर सकते हो डे 12 की शॉर्ट। नाउ पॉइंट ये है कि इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर अगर मेरा नेट अमाउंट क्या आ रहा है प्लस में, तो उसे बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर वो आ रहा है माइनस में, उसे बोलते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द रिजल्टिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर ये चेक करना है कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आया है, ये मैच करना चाहिए किससे, बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज पर बैलेंस शीट। यानी इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। तो इस प्रकार हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ, ओवर